Good morning, students. Today's topic is Biot-Savart's law. बायोट-सावर्ट ये दो साइंटिस्टों के नाम हैं जिनके नाम पे एक लॉ बना है। किस लिए? टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे ये वायर है, कोई भी वायर है जो कि कहीं से टर्न हुई है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि वो वायर स्ट्रेट होनी चाहिए, जैसे भी ये बेंड हुई है, तो इसी वजह से आपको पता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो कि करंट का इफेक्ट है ही है। तो इसके किसी भी डिस्टेंस पे हम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो उसके ऊपर बायोट और सावर्ट दोनों ने मिलके एक लॉ बनाया है। दिस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दिस लॉ is used to find magnetic field। तो बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करना है इसी लॉ से, और मैग्नेटिक फील्ड को बी बोला जाता है। इसका शॉर्टकट जो सिंपल है, ये लास्ट टाइम मैंने इसकी आपको डेफिनेशन बताई थी। दिस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू है करंट कैरिंग। करंट कैरिंग होता है जिसमें करंट चल रही है, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जिस भी कंडक्टर में करंट चल रही है तो उसकी वजह से उसके सराउंडिंग में आपको पता है जो ओस्टेड साइंटिस्ट ने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड बनता ही बनता है, लेकिन उसने फाइंड करना नहीं बताया था। उसके बाद जिस दो साइंटिस्ट आए, एक बायोट और सावर्ट, इन्होंने एक लॉ बना के दिखाया। तो जिस लॉ को हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। तो आइए हम इसकी आपको बताते हैं कि स्टेटमेंट क्या है बायोट-सावर्ट लॉ। तो ये मैंने उसकी इंपॉर्टेंस आपको बता दी है कि ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए बनाया गया है। तो आइए हम बायोट-सावर्ट लॉ की स्टेटमेंट आपको बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू बायोट एंड सावर्ट, तो इन्होंने क्या बोला है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो कंडक्टर की लेंथ है, वायर ऑफ लेंथ जिसको कि हम L बोल सकते हैं, लेकिन इस लेंथ का हम बिल्कुल छोटा सा पार्ट लेंगे जिसको कि डिफरेंशिएशन की फॉर्म में क्या बोला जाएगा, dl लेंथ का। और इसमें से जब ये जो थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं, इसमें से जब करंट पास हो रही है तो I into dl, मतलब करंट इज पासिंग थ्रू दिस एलिमेंट। तो ये इस एलिमेंट से जो करंट पास हो रही है इसको करंट एलिमेंट बोलेंगे। एलिमेंट होता है स्मॉलेस्ट पार्ट। तो इस करंट एलिमेंट का ही मैग्नेटिक फील्ड जो है बायोट-सावर्ट ने बताया था, और पूरी वायर का कवर करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। पहले हम उसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर उसको हम बताएंगे कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल वायर जिसकी लेंथ L है वो कैसे बताना है, वो इंटीग्रेशन का रोल प्ले होगा। तो जैसे कि जहां से हम किसी डिस्टेंस, जैसे कि r डिस्टेंस के ऊपर जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड जो बताएंगे वो dv बताएंगे पहले, ड्यू टू दिस एलिमेंट, करंट एलिमेंट एट डिस्टेंस r। ये जहां से डिस्टेंस ले लेते हैं, और इस डिस्टेंस ने डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। इसने लेंथ के साथ जो एंगल बनाया है उसको हम थीटा बोल सकते हैं। तभी ये लाइन मैंने ऐसे कर्व बना के, क्योंकि लाइन कैसे भी हो सकती है, जब ये एंगल 90 होगा तब तो वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, लेकिन जब ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर हम एरो लगा सकते हैं। पहले डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट एलिमेंट का बताना है, और उसको पूरी वायर का बताने के लिए हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम बायोट-सावर्ट लॉ की आपको स्टेटमेंट बताते हैं। स्टेटमेंट मतलब उसकी क्या कहानी है, क्या कथा है, तो वो स्टेटमेंट अभी आपके सामने आ रही है। अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट, देखो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट, ये दोनों साइंटिस्टों का नाम आएगा। द मैग्नेटिक फील्ड बेटा जो कि स्मॉलेस्ट लेंथ एलिमेंट का, उसको dv बोलेंगे। जब हम वेक्टर फॉर्म में करेंगे ना, जब एरो लगा लेंगे, d फॉर डिफरेंशिएशन होता है,
और मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा सा जो पार्ट है अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट, अकॉर्डिंग टू तो लिखा नहीं हमने, अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट, ये है ना बायोट सावर्ट, द मैग्नेटिक फील्ड EV ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। बेटा जो करंट एलिमेंट है इसकी डेफिनेशन मैं अलग से आपको बता दूंगा। करंट एलिमेंट होता है जो करंट का थोड़ा सा पार्ट होता है, जिसको IDL बोल सकते हैं, करंट इनटू लेंथ। तो ये है अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट एट ए डिस्टेंस R जो है वो कैसे बताया जाएगा, वो सीधा एट ए डिस्टेंस R is at a distance R according to Biot-Savart the magnetic field EV due to a current element ideal at distance का नाम क्या लिख रहा हूं मैं R, ये डिस्प्लेसमेंट है, मेकिंग एंगल थीटा एट डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट ताकि आपको उसमें डायरेक्शन का भी ख्याल रहे। डिस्प्लेसमेंट आर मेकिंग एंगल थीटा इज गिवन एज फॉलोज। नंबर वन पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये आपको स्टेप याद रखने हैं। सबसे पहले वो मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, करंट एलिमेंट आईडीएल, ये शॉर्टकट हम लिख देते हैं, करंट एलिमेंट आईडीएल। दूसरा पॉइंट इसका जो आएगा वो साइन ऑफ एंगल। दूसरा जो डीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और तीसरा जो है उसको बोलते हैं इनवर्सली। वो क्या है, इनवर्सली क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। वो तो डिस्टेंस हो गया ना, जब किसी डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर आएगा तो वो, ये तीन फैक्टर है कंबाइनिंग ऑफ। जब हम ये क्या है, ये स्टेटमेंट है, इसको हम जो है स्टेटमेंट को कैसे बता रहे हैं, स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट द मैग्नेटिक फील्ड डीवी ड्यू टू ए करंट एलिमेंट आईडीएल जो है एट डिस्प्लेसमेंट आर फ्रॉम ए, वो तो हो गया एट डिस्प्लेसमेंट, वो करंट एलिमेंट हो गया, एट डिस्प्लेसमेंट आर मेकिंग एंगल थीटा इज गिवन बाय, जो डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल थीटा है विद द एंगल थीटा किसके साथ है, कंडक्टर या वायर, जो वायर का पोर्शन है इज गिवन एज, गिवन इधर लिख देते हैं, गिवन एज फॉलोज, इज गिवन एज, देखो जिसको मॉडिफाई करना पड़ा हमें, फॉलोज। ये तीन स्टेप है कंबाइनिंग ऑल, सबको हम कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग ऑल फैक्टर्स। कितने फैक्टर हैं, ये तीन फैक्टर हैं, एक आ गया करंट एलिमेंट, दूसरा आ गया साइन ऑफ द एंगल, तीसरा आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। बेटा ये सारे जब फैक्टर हम करेंगे तो ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड करने के लिए तो बाद में इंटीग्रेशन करना है, अभी डिफरेंशिएशन की फॉर्म में है, क्योंकि इधर भी डी लगा है, इधर भी डी लगा है, और डी को कैंसिल करने के लिए इंटीग्रेशन का रोल प्ले होता है। सभी को जो डायरेक्टली है वो डिनोमिनेटर में आएंगे, जो इनवर्सली हैं ये मैंने डायरेक्टली आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सभी फैक्टर को हम करेंगे आईडीएल, ये बेटा एक ही होता है लेकिन देखने में आपको अलग-अलग दिख रहा है, आईडीएल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। बेटा ये जो जहां पे इक्वल टू नहीं लिखेंगे, अभी प्रोपोर्शनैलिटी ही साइन रहेगा, प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब डिपेंड करता है, जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा,
जिसको हम के बोल सकते हैं, और उसकी वैल्यू जहां पे आपको फिक्स बताई जाएगी। तो आइए हम उसको बताते हैं कि कैसे लिखना है। ये मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, ये के लगा देते हैं, आई डी एल साइन थीटा अपॉन कॉस। बेटा इन एसआई यूनिट्स के की वैल्यू जो है वो क्या ली जाती है, और सीजीएस यूनिट में क्या ली जाती है, ये आपको पहले तो मैं एसआई यूनिट में ही बताऊंगा, फिर सीजीएस यूनिट में भी बता देंगे। तो इन एसआई यूनिट्स वे जी के क्या है, के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जब भी कोई प्रोपोर्शनल वर्ड आपने हटाना होता है तो उसके लिए कांस्टेंट लगाया जाता है, जिसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोला जाता है। पी आर ओ पी ओ आर टी आई ओ एन ए एल आई टी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इन एसआई यूनिट्स, इन एसआई यूनिट्स जो है, तो इन एसआई यूनिट्स तो के की वैल्यू क्या ली जाती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जैसे वो इलेक्ट्रिक में क्या होती, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड करते थे ना, उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता था, लेकिन जहां पे क्या है 4 पाई, तो जहां भी आ रहा है 4 इंटू पाई, ये जो पाई है तो ये है म्यू नॉट, इसको म्यू नॉट बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसको क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब फ्री स्पेस में क्या होता है, एयर ज्यादा है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी म्यू नॉट की वैल्यू 10⁻⁷ होती है, लेकिन जहां पे इसको परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड जो है इन एसआई यूनिट्स को कैसे बताया जाएगा, क्योंकि मेन तो आपको एसआई यूनिट में ही बताना होता है, के की जगह हम लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डी एल साइन थीटा अपॉन कॉस। ये हो गया बेटा इसका पूरा कंक्लूजन कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताया जाता है, ड्यू टू ए करंट एलिमेंट। और जो ये जो है ये एसआई यूनिट्स में, किसमें है, एसआई यूनिट्स। अगर हमने सीजीएस यूनिट में लिखना है तो के की वैल्यू 1 आती है, वो बात सिंपल सी है, वो कहीं भी हम साइड में लिख देंगे, लेकिन मेन जो है आपको एसआई यूनिट में ही बताना होता है। और जो म्यू नॉट की वैल्यू अगर बतानी है तो म्यू नॉट की वैल्यू आएगी 10⁻⁷। अब यूनिट कहां से आएंगे, यूनिट आएंगे टेस्ला, जहां से देखो ना, ये जो म्यू नॉट जहां पे आएगा ना, तो टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला मीटर स्क्वायर है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। एम्पियर करंट के यूनिट होते हैं ना, और एंगल का कोई यूनिट नहीं होता है, जहां पे साइन थीटा तो वो हमें नहीं बताना है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर ये होता है। म्यू नॉट की वैल्यू जो है वो ये पूरे की वैल्यू 10⁻⁷ है, लेकिन इसके साथ 4 पाई भी लगाना पड़ेगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये वैल्यू भी आप याद रख सकते हैं, जिसको कि वीवर पर मीटर स्क्वायर भी बोला जाएगा, वीवर पर एम्पियर भी मीटर बोला जाएगा। इसमें वीवर का मैं बाद में आपको बताऊंगा रोल प्ले, अभी इसको याद रखिए, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। बेटा जो इसके बाद अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, तो जो आर का जो डायरेक्शन होता है, जिसमें यूनिट वेक्टर आर लगा सकते हैं हम डायरेक्शन के लिए, क्योंकि आर जहां स्केलर आ गया तो ये स्केलर क्वांटिटी बन गया, और डीएल का जो प्रोडक्ट है, डीएल ये डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम वेक्टर, क्योंकि शॉर्टेस्ट लेंथ का एलिमेंट है और उसमें करंट चल रही है तो उसको करंट एलिमेंट बोलते हैं। डीएल और आर का जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि साइन थीटा अगर नहीं लिखना है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कैसे, इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हमने लिखना है तो फिर जो वेक्टर लगाना पड़ेगा, है ना, ये बात तो है ऐसे यूनिट में ही करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो आई डी एल क्रॉस आर, इसको यूनिट वेक्टर क्योंकि डायरेक्शन के लिए लगाएंगे, और सिंपली जो नीचे है वो आर, और इसको अगर पूरा आर लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो नीचे मैग्नीट्यूड को क्यूब हो जाएगा। वैसे भी हम लिख सकते हैं, अगर आप इसको और भी किसी तरीके से मेरे से पता लगाना चाहते हैं तो मैं अभी आपको बता देता हूं। और ऐसा यूनिट में सारे कर रहे हैं, आई डी एल
और अगर पूरा आर लिखना है तो नीचे आर क्यूब आएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बात कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगा, इन वेक्टर फॉर्म में बता दिया। और अगर हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल वायर बतानी है तो इसी डिफरेंशिएशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, यही वाले को इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल वायर अगर बताना है, मैग्नेटिक फील्ड ये आज का आपको पता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड जिसको बी बोलेंगे ड्यू टू होल वायर। बेटा होल वायर होती है पूरी लेंथ जो एल है, जहां से लेके जहां तक जितनी भी वायर है वो पूरी वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, वो कैसे बताएंगे, बाय इंटीग्रेशन। तो ये जो डीवी का इंटीग्रेशन बी कैसे बनेगा, वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाते हैं, और जहां पे जितने भी कांस्टेंट है जैसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हम इंटीग्रेशन के ये जो है पहले लिख देंगे डीएल sin थीटा, ये अंदर ही लिख रखते हैं, बाकी डीएल ही आएगा, बाकी sin थीटा वगैरह तो बाहर ही आ जाते हैं क्योंकि वो भी तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और डीएल का ही इंटीग्रेशन होगा sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये कोई ऐसी बात नहीं, और इसको एल अभी ऐसे ही रहेंगे, इसको कोई इसकी कोई, क्योंकि ये एक नोट है मतलब जब देयरफॉर ये ऐसे हम बाद में बंद कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, जब क्वेश्चन आता है तो उसी वक्त बताया जाता है। लेकिन एक नोट आपने लिखना है कि इन सीजीएस यूनिट्स में जो k की वैल्यू आती है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में आएगी, वो क्या आएगी 1 आएगी। जब 1 आएगी तो देयरफॉर जो dv होगा वो i dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये था हमारा लास्ट में नोट। दैट्स ऑल, ये था बायोट-सावर्ट लॉ। क्या होता है बायोट-सावर्ट लॉ? एक ऐसा लॉ है जो हमें करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड बताने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन हमने ये जो आपके साथ प्रॉमिस किया था, ये आपको समझ तो आ गया होगा कि ये क्या है कि ड्यू टू ए करंट एलिमेंट जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड, तभी तो हम इसको डीवी लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, स्मॉल एस लेंथ का जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है उसको करंट एलिमेंट बोलते हैं। और किसी डिस्टेंस पे जिसने की लेंथ के साथ एंगल भी बनाया है कंडक्टर के साथ थीटा, तो उसमें ये 3 फैक्टर आपने याद रखने हैं, करंट एलिमेंट, साइन ऑफ द एंगल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और तीनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा। और इसमें प्रोपोर्शनैलिटी हटाने से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो आएगा उसकी एसआई यूनिट में ही सारे क्वेश्चन करने होते हैं। एसआई यूनिट में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, म्यू नॉट परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, PERMEABILID बट बीच में स्पेलिंग जो है ये ठीक कर लेते हैं, BLIT परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जिसकी वैल्यू जो है ये हमने म्यू नॉट की बता दी है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो बेटा ये जो बात मैंने आपको कही है, तो इसमें वेक्टर फॉर्म में अगर किया है तो साइन जैसे कॉस होता है तो डॉट प्रोडक्ट दिखाता है, तो साइन जो है वो आपको क्रॉस प्रोडक्ट दिखाएगा लेंथ का किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, dl इनटू r। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की सिर्फ डायरेक्शन लेनी है। अगर आप पूरा वेक्टर लिखना चाहेंगे तो फिर r की पावर 3, क्योंकि r के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, जो कि मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन होती है वो पूरा वेक्टर बन जाता है। ये आपको जहां से r पढ़ा जा रहा होगा। और जो टोटल जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा, ये जो एट द टाइम ऑफ जो भी हम बायोट-सावर्ट लॉ में यूज करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बायोट-सावर्ट लॉ डिफरेंशिएशन फॉर्म है और उसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो वो b बन जाएगा। इधर ही लिख देते हैं क्योंकि ये जो है एक स्टेप आगे लिखने की जरूरत है। सीधे यूनिट में k की वैल्यू 1 आती है तो समझो कि ये आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा। ये था बायोट-सावर्ट लॉ। लेकिन मैंने जो प्रॉमिस किया है कि आपको करंट एलिमेंट का मैं आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा जो कि एग्जाम में भी आ सकता है, तो ये हमने यहाँ पे स्पेस देके हम आपको करंट एलिमेंट की डेफिनेशन बताते हैं। और उसका ऐसा यूनिट जो है एम्पियर मीटर, वो तो आपको जहां से देख रहा है करंट का एम्पियर है, और dl ये d है डिफरेंशिएशन dl। तो करंट एलिमेंट क्या होता है, आइए इसकी हम आपको डेफिनेशन अगर एग्जाम में आएगी तो कैसे बतानी है। करंट एलिमेंट जो है जिसको IDL बोलते हैं, इज डिफाइंड एज द, यहीं से देख के लिख देना है, एज द प्रोडक्ट ऑफ करंट विथ द
स्मॉलेस्ट लेंथ एलिमेंट, करंट को आई बोलते हैं, लेंथ एलिमेंट डीएल ऑफ द कंडक्टर, ऑफ ए कंडक्टर जहां वायर, एक ही बात है, कंडक्टर लिखो जो है वायर लिखो, क्योंकि वायर तो कंडक्टर की होती है। तो ये एसआई यूनिट क्या है करंट एलिमेंट का, एसआई यूनिट जो है इट्स लिख देते हैं, क्योंकि जहां पे आपको दिख रहा है स्पेस कम है, तो करंट एलिमेंट का एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर पूरा लिख देते हैं एएम, जिसको ए और बीच में हाइफन डाल के ऐसे एम्पियर मीटर। तो एसआई यूनिट क्या है इसका, करंट एलिमेंट का एम्पियर मीटर, ये आपने याद रखना है, जो यूनिट पूछा जाता है। ये था बायो सावर्ट्स लॉ, दैट्स ऑल, ओके।